भारत का कानून सभी के लिए न्याय और बराबरी का वादा करता है, पर क्या होगा अगर वो कानून जो आपके लिए बनाए गए हैं आप ही के खिलाफ हो जाए। इंडिया में कुछ मेन ऐसे ही बायस लॉज के जाल में फंसे हुए हैं, जहां उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता और केस शुरू होने से पहले ही वो एक तरफा हो जाता है। इंडिया में जेंडर बायस लॉज की वजह से इंडियन मेन पर काफी ज्यादा फेक केस रजिस्टर होते हैं, जिसमें डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केस भी शामिल है। अतुल सुभाष और पुनीत खुराना की कहानियां काफी ज्यादा बड़े सवाल उठाती हैं। ये लॉज जो फेमिनिज्म के नाम पे लाए गए थे, इनका काम फेयरनेस कम और पनिशमेंट ज्यादा लगती है। जो कानून सुरक्षा देने के लिए यूज होना चाहिए था, वो उनके खिलाफ वेपनाइज किया गया। उनकी साइड की स्टोरी को नजरअंदाज किया गया और उनको एक सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ा जो पहले से ही उनको दोषी मान चुका था। 2020 में आई बॉलीवुड मूवी आर्टिकल 375 भी कुछ ऐसे ही टॉपिक को दर्शाती है। ऑब्जेक्शन। डिफेंस काउंसिल के पास कहानियां तो बहुत सारी हैं, पर एविडेंस के नाम पर कुछ भी नहीं। अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की शादी 2009 में हुई। ऊपर से वो एक खुशहाल कपल लगते थे, लेकिन उनके फ्रेंड्स ने स्टार्टिंग में ही कुछ अजीब सा नोटिस कर लिया था। वो पैसों, परिवार और आखिर में अपने बेटे को किस तरीके से बड़ा करना है, उस बात पे काफी ज्यादा लड़ते थे। ये झगड़े समय के साथ साथ और ज्यादा बढ़ने लग गए। 2023 के खत्म होने तक ये रिलेशनशिप डाइवोर्स के एज पे थी। निकिता ने सुभाष पर सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत केस फाइल करा, जिसमें अतुल और उसकी फैमिली पर 3 करोड़ की डाउरी डिमांड करने का इल्जाम लगाया गया। उससे पहले जानते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 498A होता क्या है। ये बेसिकली एक क्रिमिनल लॉ है जो क्रुएल्टी और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में लगता है। इसका मकसद महिलाओं को उनके पति और उनके परिवार से होने वाले मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से बचाना है। अतुल ने इन एक्यूजेशंस को गलत बताया। उसके हिसाब से ये सब उसको फाइनेंशियली रियून करने और उसके बेटे से दूर करने की एक साजिश थी। अतुल के दोस्तों ने बाद में शेयर करा कि कानूनी फीस और बार-बार कोर्ट अपीयरेंसेस से अतुल पूरी तरीके से इमोशनली और फाइनेंशियली ड्रेन हो चुका था। एंड में अतुल ने हिम्मत दिखाई और अपना केस हैंडल कर रहे जज के अगेंस्ट ही कंप्लेन फाइल कर दी और उन पे बायस होने का इल्जाम लगाया। 9 दिसंबर 2024 अतुल अपने बेंगलोर के अपार्टमेंट पे डेड पाया गया। उसके पास एक 24 पेज का नोट और 1 घंटे की वीडियो मिली जो उसने अपनी लाइफ खत्म करने से पहले रिकॉर्ड करी थी। उस वीडियो ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया और पूरी दुनिया को ये बताया कि अतुल ने क्या क्या फेस करा। उसने जज, निकिता, उसकी फैमिली और इवन इंडियन लीगल सिस्टम तक पे टॉर्चर करने का इल्जाम लगाया। अतुल के आखिरी शब्दों ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। हम ये कह सकते हैं कि एक सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर था जो कि इंडियन लीगल सिस्टम की वजह से हुआ था। लेकिन पब्लिक के शोर की वजह से निकिता, उसकी मां निशा और उसका भाई अनुराग को अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में चार्ज किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें वापस बेल मिल गई। पब्लिक ने फिर से रिएक्ट करा और नेशनल वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जस्टिस फॉर अतुल जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगे। सपोर्टर्स का कहना है कि ये केस सेक्शन 498A के मिसयूज का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अतुल का केस उन लॉस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाता है जो कई लोगों के हिसाब से कभी कभी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स में किसी वेपन की तरह यूज होते हैं। सेक्शन 498A फॉर एग्जांपल इनिशियली महिलाओं को डाउरी हैरेसमेंट से बचाने के लिए बनाया गया था। कई सालों के दौरान कोर्ट ने इसके मिसयूज को हाईलाइट तक करा और हाई कोर्ट ने इसे लीगल टेररिज्म तक कहा है। झूठे इल्जाम सिर्फ फैमिलीज को ही बर्बाद नहीं करते, ये एक लीगल सिस्टम को भी ब्लॉक करके रख देते हैं, जिससे असली विक्टिम को सजा या तो मिलती नहीं है या फिर काफी ज्यादा लेट सजा मिलती है। ये सिर्फ एक लॉ तक सीमित नहीं है। अतुल ने CRPC सेक्शन 125 से जुड़ी भारी फाइनेंशियल डिमांड्स का भी सामना करा, जो कि वाइफ्स के लिए मेंटेनेंस पेमेंट को मैंडेट करता है। ये लॉ डाइवोर्स के बाद वाइफ को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल इसका यूज लोग डिस्प्यूट्स में करते हैं, जहां डिमांडेड अमाउंट हस्बैंड की पेइंग कैपेसिटी से काफी ज्यादा होती है। इवन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पर भी सवाल उठाए जाते हैं। ये एक्ट ओरिजिनली अब्यूज विक्टिम को रिलीफ दिलाने के लिए बनाया गया था, पर इस पे इल्जाम लगता है कि लोग इससे अपने पर्सनल इश्यूज सेटल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों ने तो स्ट्रिक्ट चेक्स का सुझाव दिया है, जैसे कि सेक्शन 498A के तहत अरेस्ट होने से पहले एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग ये बोलते हैं कि झूठे केसेस फाइल करने पर स्ट्रिक्ट सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में हजारों झूठे केसेस फाइल होते हैं। वॉइस फॉर मैन इंडिया की तरफ से दी गई NCRB रिपोर्ट 2003 बताती है कि डोमेस्टिक वायलेंस और रिलेटेड क्राइम्स कभी-कभी झूठे पाए जाते हैं, जो बाद में डिसमिस हो जाते हैं। इसी NCRB 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्शन 354 असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी के अंतर्गत 85,392 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, लेकिन इनमें से 5,800 केसेस पुलिस ने झूठे होने की वजह से बंद कर दिए। कुल मिलाकर 12,426 केसेस पुलिस ने या तो गलत होने की वजह से या फिर गलत फैक्ट्स होने की वजह से बंद कर दिए।
अतुल सुभाष की कहानी एक अकेली घटना नहीं है। अभी रिसेंटली की एक घटना है जहां पुनीत, जो कि 40 साल के दिल्ली के एक बिजनेसमैन थे, अपनी पत्नी मनिका पहवा के साथ एक काफी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे थे। 2016 में शादी के बाद दोनों ने मिलकर दिल्ली में एक कैफे शुरू किया था, लेकिन वक्त के साथ उनका रिलेशन बिगड़ता गया और बात डाइवोर्स तक आ गई। पुनीत न्यू ईयर ईव पे मरे हुए पाए गए। उनकी पत्नी द्वारा डाले गए फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से वो उसे झेल नहीं पाए। मनिका और उनके परिवार डाइवोर्स सेटलमेंट में एग्रीड किए गए अमाउंट के अलावा 10 लाख रुपए और मांग रहे थे, जो कि पुनीत के लिए देना संभव नहीं था। पुनीत के परिवार के हिसाब से लगातार प्रेशर और हैरेसमेंट की वजह से पुनीत की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई। सिचुएशन बहुत ज्यादा पेचीदा हो गई जब पुनीत के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, मनिका और उनके परिवार पर सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए। पुलिस इस केस में अभी भी जांच कर रही है, जहां सीसीटीवी फुटेज और पुनीत के परिवार के द्वारा दिए गए सबूत भी शामिल है। ये केस अतुल के केस से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, जो कि अपनी बीवी के द्वारा किए गए हैरेसमेंट की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। दोनों ही केस इस बात की चिंता को उठाते हैं कि डोमेस्टिक अब्यूज, जो कि फीमेल की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, आज कुछ महिलाएं उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, और कुछ केस में तो महिलाएं इससे पैसा वसूलने के लिए भी कानून की मदद ले लेती हैं। इन मैरिटल आर्ग्यूमेंट्स और पैसा वसूलने के लिए लीगल केसेस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग है। झूठे आरोप, लंबे कोर्ट केसेस और पब्लिक जजमेंट, ये सब सिर्फ आपकी रेपुटेशन को खराब नहीं करते, जबकि आपके मेंटल हेल्थ पे कुछ ज्यादा ही असर डालते हैं। इंडिया में एनसीआरबी के हिसाब से मेल सुसाइड्स फीमेल सुसाइड से काफी ज्यादा होती हैं। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक फैमिली प्रॉब्लम्स, इमोशनल स्ट्रेस, लीगल डिस्प्यूट्स का स्ट्रेस मेल सुसाइड्स के टॉप कॉजेस में से एक है। हालांकि 2023 का डाटा अब तक पब्लिक ही नहीं किया गया है, लेकिन ट्रेंड्स कंसिस्टेंट है और पुरुष के सुसाइड को लेकर चिंता बराबर बनी हुई है। इसमें बहुत बड़ी समस्या ये है कि सोसाइटी मेन की मेंटल हेल्थ को किस तरीके से लेती है। एक आदमी से कहा जाता है हमेशा कि मैन अप करो और इमोशंस मत दिखाओ। ये सोशल एक्सपेक्टेशंस मेन के लिए एक मुश्किल बना देती हैं। वो अपनी वल्नरेबिलिटीज एक्सप्रेस करे या मदद मांगे जब उन्हें जरूरत हो। रिसर्च कहता है कि ओनली 10% ऑफ मेन जो मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं एक्टिवली हेल्प मांगते हैं। एक कॉमन स्टैटिस्टिक्स ये है कि 72% ऑफ मेन मेंटल हेल्थ के स्टिग्मा की वजह से सपोर्ट के लिए कभी रीच आउट ही नहीं करते हैं। झूठे आरोप सिर्फ टेम्परेरी दर्द नहीं देते हैं, ये एक इंसान के करियर, रेपुटेशन और पर्सनल लाइफ को लंबे समय तक इफेक्ट करके रख सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक केस है जहां पर एक जज ने एक महिला को डांटा क्योंकि वो मेंटेनेंस के लिए 6 लाख रुपए पर मंथ की डिमांड कर रही थी, और ये उसकी खुद की मेंटेनेंस थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे। अब सोचो उसके कोई बच्चे होते तो वो कितना डिमांड करती। जज ने सवाल करा कि एक महिला जिसे किसी की देखभाल नहीं करनी है 6 लाख रुपए पर मंथ की डिमांड को कैसे जस्टिफाई कर सकती है। इसी तरह पुनीत खुराना की जिंदगी भी तबाह हो गई जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमारा लीगल सिस्टम उनकी मदद नहीं कर सका। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर सेक्शन 498A डाउरी हैरेसमेंट का भी आरोप लगाया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने इन आरोपों को झूठा पाया गया, लेकिन तब तक पुनीत की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उन्हें अपना घर बेचना पड़ा और सारी सेविंग्स लीगल फीस में लगा दी। कोर्ट से क्लियर होने के बाद भी उन्हें नौकरी मिलने में परेशानी होने लगी, क्योंकि पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स उनके ऊपर ऐसे सीरियस आरोपों के बाद उन्हें जॉब देने से बहुत ज्यादा कतरा रहे थे और पुनीत के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। एक केस में दिल्ली के सरबजीत सिंह को 2015 में सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया गया था। यहाँ तक कि उन्हें पूरे इंटरनेट ने दिल्ली का परवर्ट करके लेबल कर दिया था और 4 साल केस लड़ने के बाद कोर्ट ने उनको निर्दोषी बताया। लेकिन एक्यूटल के बाद भी उनकी पर्सनल लाइफ और रेपुटेशन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका था। अब हम सॉल्यूशंस पे आते हैं। लीगल सिस्टम को इस तरह बदलने की जरूरत है कि झूठे आरोपों को एक अलग तरीके से एड्रेस किया जाए, बिना उन क्रूशियल प्रोटेक्शंस को अंडरमाइन किए जो कि असली में विक्टिम्स के लिए बनाए गए थे। एक तरीका जो फेयरनेस को इंश्योर करता है वो है जेंडर बायस्ड लॉ का इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे कानून पुरुष या महिला को बिना किसी जेंडर डिफरेंशिएशन के इक्वल प्रोटेक्शन देंगे, ताकि किसी एक जेंडर के व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करनी पड़े। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का प्रिंसिपल किसी भी लीगल फ्रेमवर्क का कॉर्नरस्टोन होना चाहिए। एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो किसी भी झूठे क्लेम करने वाले लोगों को अकाउंटेबल ठहराए। फॉल्स एक्यूजेशंस के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी चाहिए। इससे हम एक क्लियर मैसेज दे सकते हैं कि लीगल सिस्टम में डिसऑनेस्टी के बहुत ज्यादा बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। काउंसलिंग, लीगल असिस्टेंस और अवेयरनेस प्रोग्राम किसी भी पुरुष या महिलाओं के लिए काफी ज्यादा मददगार हो सकते हैं।
हमारे इंडियन लीगल सिस्टम को बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां असली विक्टिम की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और जहां इंश्योर किया जाए कि किसी भी निर्दोष को किसी भी तरीके से सजा ना मिले। इस गोल को अचीव करने के लिए पूरी इंडियन सोसाइटी को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जहां जस्टिस को एक फेयर तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए। लेकिन आपका क्या कहना है इसमें? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।